हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। कुल मिला के हमारा फोकस रहेगा रिकॉम्बिनेटिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में टॉपिक रहेगा। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे और आगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की हम परिभाषा दे सकते हैं जैसे यूरोपीय मतलब कि जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, शैवाल व जैसे हमारी सेल्स हो गई, सेल व टिश्यू तथा उनके ऊतक में से इधर नहीं दिख रहा है, में से किसी एक जीवित तंत्र का उपयोग मानव कल्याण समाज में करना। मानव कल्याण समाज में, उधर नहीं दिख रहा है, कल्याण में इधर लिख देते हैं, में औद्योगिक रूप से करना। औद्योगिक रूप से करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। टेक्नोलॉजी कहलाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, शैवाल हो गए, वह सेल हो गई हमारी, और सेल्स की बनी कोशिका यानी टिश्यू में से किसी एक जीवित तंत्र का उपयोग मानव कल्याण समाज में औद्योगिक रूप से करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो इसको हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसकी दो प्रमुख तकनीकियाँ होती हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टार बना करके। इसकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी की दो प्रमुख तकनीकियाँ होती हैं। तो इसमें स्पेशल रूप से बात किया जा रहा है, तो इनकी मतलब कि दो प्रमुख तकनीकियाँ हैं। पहला फर्स्ट है कि जेनेटिक, यहाँ पे हम लोग दूसरी कलर का पेन का प्रयोग करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, ठीक है। एक होता है केमिकली इंजीनियरिंग, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला डिफरेंस तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखा जाए तो यही होता है कि इसमें अपने हिसाब से जो होता है चेंज किया जा सकता है। इसमें अपने हिसाब से डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइडों को चेंज किया जा सकता है। न्यूक्लिक बेसों को चेंज किया जा सकता है। अब न्यूक्लिक बेस क्या होते हैं, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं न्यूक्लिक बेस क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का नाम सुना है? न्यूक्लियोटाइड में मुख्यतः 3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट होता है नाइट्रोजन बेस, नंबर सेकंड होता है पेंटोज शुगर, और नंबर थर्ड होता है फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरीमिडीन, ठीक है। प्यूरीन में आता है जैसे एडेनिन, ग्वानिन, इसके बाद थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल इसमें आता है, ठीक है। तो
तो ये जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन ये क्या है, आपके न्यूक्लिक बेस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक बेस होते हैं। अच्छा, तो अगर हम दूसरे नंबर वाले पॉइंट की बात करें तो इधर देखिए, नंबर दूसरा वाला पॉइंट है, जैसे कि डीएनए में आवश्यकता अनुसार पेयर बदल देते हैं, यह भी पॉइंट हो सकता है। डीएनए में आवश्यकता अनुसार पेयर बदल सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, पेयर भी बदल सकते हैं और नए लक्षणों को भी उत्पन्न करा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लक्षण भी उत्पन्न करा सकते हैं, लक्षण भी उत्पन्न करा सकते हैं। पूरा का पूरा समझ में आया जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि केमिकली इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए, इसमें कुछ होता नहीं, जैसे कि एक रोग रहित जीवाणु होता है जैसे, या फिर जो रोग उत्पन्न नहीं करता है वो वायरस होते हैं, तो उनको इसमें उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रोगाणु रहित वांछित जीवाणु, यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट, रोगाणु रहित वांछित जीवाणु या सुकेंद्र की सेल्स को वृद्धि कराकर जैव विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, जैसे प्रतिजन यानी एंटीबॉडी, प्रतिजन, टीके, कोरोना टीका वाला आ रहा है अभी, एंजाइम्स और भी लिख दें, या हार्मोन्स लिख सकते हैं यहाँ पे, हार्मोन्स को प्राप्त किया जाता है। तो ठीक है, केमिकली इंजीनियरिंग में कुछ होता नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये चेंज होता है। ये हमारा टॉपिक है, यही आज हम लोग देखेंगे क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, जैसे कि वैज्ञानिकों के द्वारा डीएनए का पूरा नाम जानते हैं ना, आवश्यकता अनुसार पेयर बदलना जीन मैनिपुलेशन कहलाता है, जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया, जीन मैनिपुलेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को हटा करके जीवाणुओं में ऐच्छिक गुण युक्त, जिसमें ऐच्छिक गुण पाए जाते हैं, उनका डीएनए प्रवेश करा करके अच्छे प्रोडक्ट या फिर उत्पादों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल्स है, ठीक है, ये है हमारी जीवाणु सेल्स, जीवाणु कोशिका है। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं कि एक गोलनुमा संरचना की जैसी क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। क्या इसको कह सकते हैं, प्लाज्मिड कह सकते हैं। ये क्या होता है, डीएनए का खंड होता है। ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के डीएनए ऐसे इसमें भरे रहते हैं, और कोशिका द्रव्य हो गया विभिन्न प्रकार के। तो इसमें आगे चल के देखते हैं कि इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कराते हैं, इसमें क्या करते हैं, किसी प्लाज्मिड को बाहर निकाल देते हैं। चलिए भाई, हम इसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। चलिए, ये देखिए हमारा प्लाज्मिड आ गया यहाँ पे। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसमें इसको काटने के लिए पहले क्या करते हैं, इसमें एक एंजाइम डाल देते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हिंदी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम। तो इसमें कौन सा एंजाइम डालते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालने पर ठीक है। तो डालते हैं तो इसकी खास बात होती है कि ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस में काटता है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन और थायमिन है, तो उसके दूसरी वाली लाइनिंग में जो होंगे आपके, जैसे मान लीजिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, यानी कि यहाँ से देखिए ए से शुरू हो रहा है और यहाँ पर भी ए से शुरू हो रहा है, इस तरफ से ये वाली दिशा ये हो गई, ये वाली दिशा ये हो गई, यानी कि विपरीत दिशा में अगर एक समान पेयर में नाइट्रोजन बेस होते हैं तो उनको कहा जाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस में हैं। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या काम करता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस में काटता है, यानी कि जिस तरफ से इसको काटा है, जो नाइट्रोजन बेस इसमें है और वही नाइट्रोजन बेस इसमें भी होंगे। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्लाज्मिड को लो हमने भाई काट दिया, ये हमारा था प्लाज्मिड और प्लाज्मिड को काट दिया। ठीक है, प्लाज्मिड के काटने के बाद जो इसका टुकड़ा था उसको फेंक दिए। चलो भाई फेंक दिए, फेंकने के बाद क्या होगा कि जैसे मान के चलते हैं कि एक होता है हमारी ह्यूमन सेल, क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, यह कौन सी कोशिका है, यह हमारी, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यह अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स की एक कोशिका है, एक कोशिका है। ठीक है, यह कौन सी कोशिका है, इंसुलिन जो हार्मोन बनाती थी यानी बीटा सेल ना, पैनक्रियाज में ही तो हमारी अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। तो जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, इंसुलिन का स्राव करती हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी हम जानते हैं कि एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में क्या भरे रहते हैं, गुणसूत्र भरे रहते हैं, गुणसूत्र में डीएनए भरे होते हैं ना। तो इसके हम केंद्रक को पहले निकालेंगे, केंद्रक को निकालने के बाद इसके डीएनए को निकालेंगे, डीएनए को निकालने के बाद इसका एक टुकड़ा काट लेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे मान के चलते हैं कि ये वाला आपका क्या होगा कि मानव वाला डीएनए का टुकड़ा है, मानव वाला डीएनए का टुकड़ा है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को ला करके जोड़ देंगे। चलिए भाई हम जोड़ देते हैं, लेकिन हाँ जिस एंजाइम की मदद से जोड़ेंगे उसका नाम होता है डीएनए लाइकेज। ठीक है, जैसे मान लो ये था प्लाज्मिड था, किसका प्लाज्मिड था, जीवाणु का प्लाज्मिड, मतलब वही होता है जिससे मान के चलिए ये ह्यूमन वाला आकर के इसमें जुड़ गया भाई। चलो भाई ठीक है, जुड़ गया। अब क्या काम किया जाएगा कि फिर से इस नए, इसको हम बोलेंगे अब नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, छोटा हो गया सॉरी, तो क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको बोलेंगे, अब इसको हम किस में प्रवेश करा देंगे, फिर से इसी जीवाणु वाली सेल्स में प्रवेश करा देंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या कराते हैं आखिर। तो फिर से इसको हम जब हम इसमें आपके जीवाणु वाली सेल्स में प्रवेश करा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये वाला पोर्शन, फिर से यहाँ पे जो आपके थे प्लाज्मिड वगैरह और ये जो कोशिका द्रव्य थे, ऐसे फिर से ये प्लाज्मिड कहलाने लगेगा, प्लाज्मिड। एक बात और कि ये जो जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु सेल्स जो होती है, ये ही बहुत ही बुद्धू टाइप की होती है। ये किसी भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर जाता है तो ये समझने लगती है ऐसा करो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको कुछ लाइन वाइन करो। तो जब इसके अंदर फिर से ये डीएनए डाल दिया जाता है प्लाज्मिड को, तो ये सोचती है कि अच्छा ये मेरा वाला है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद इसको पोषण देने लगती है। जब पोषण देने लगती है तो ये जो जीवाणु है ये क्या
किस हार्मोन्स का स्राव करने लगती है? इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करने लगती है। हार्मोन्स का स्राव करने लगती है। ठीक है, तो क्या काम करने लगती है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करने लगती है। यही होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है।